नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं करोल बाग सीट जो है यहाँ पर आया हुआ हूँ। दिल्ली में इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और करोल बाग जो है बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस करोल बाग सीट पर बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा उर्वरक जमीन है। बहुजन समाज पार्टी का यहीं पर प्रदेश कार्यालय भी है और करोल बाग सीट पर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल और वातावरण है। इस सीट पर अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा संख्या है। तो आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव प्रचार अपना कर रही है, किस तरीके से लड़ रही है, संगठन उसका किस तरीके से काम कर रहा है, संगठन में ऊर्जा कौन लोग भर रहे हैं। आकाश जी की बहन जी की रैलियां तो आप देखते हैं, लेकिन उसके पर्दे के पीछे कौन लोग काम करते हैं, उनसे आपका आज मैं परिचय कराने वाला हूं। सीपी सिंह सर हमारे साथ हैं, राजा राम सर हमारे साथ हैं। दोनों लोग एक एक जोन के प्रभारी बनाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 5 जोन बनाए गए हैं। इन 5 जोन में से दो लोगों को एक एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे मैं बात करने वाला हूं। सर, दिल्ली सीपी सिंह सर हमारे साथ हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर के आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली की तैयारी हम लोग बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हमारी नेता ने दिल्ली को 2 हिस्से में बाँटा है। ओह सॉरी 5 हिस्सों में बाँटा है, 5 ज़ोन बनाए हैं। तो जिसमें मैं और राजा राम जी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक में धर्मवीर अशोक जी लगाए हैं, 20 सीट उधर है और इधर सुदेश आर्य जी हैं, 16 सीट उधर हैं। इधर बेनीवाल जी हैं, 10 सीट उधर हैं और सुरजीत सम्राट जी हैं उधर, 12 सीट उधर हैं। इस तरह मतलब इन्होंने 5 हिस्सों में बाँटकर तैयारी उन्होंने कराई है। लगभग माननीय कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन पर उन्होंने बैठक बुलाकर हम सब लोगों को इधर बुलाया और ये जिम्मेदारी उन्होंने दी। तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने जो प्रक्रिया चलाई प्रत्याशी निकालने की और अब उनको चुनाव लड़ाने की, तो पूरी मतलब जो है निष्ठा ईमानदारी से हमारा कार्यकर्ता इस समय जमीन पर है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है और ज़्यादातर हमारे जो प्रत्याशी हैं कमज़ोर प्रत्याशी हैं, जो पैसे में कमज़ोर हैं। मनोबल में कमज़ोर नहीं है, मगर पैसे में वो लोग कमज़ोर हैं क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा कि लोकसभा के चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से जब पैसे की बात आई कि कहाँ से चंदा किसको मिलता है, तो एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी जिसको 0 पैसा मिला। बाकी सभी पार्टियों को मतलब किसी को 6,000 करोड़, किसी को 7,000 करोड़, किसी को 4, किसी को 3,000 करोड़ रुपए मिला। तो इस देश के अंदर जो साधन वहीन लोग हैं, वो पूंजीपति लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। तो उसमें पूरी निष्ठा से हमारा मैं अभी भी तिलक नगर विधानसभा से चलकर इधर आया हूँ। तो वहाँ हमारा झुग्गी-झोपड़ी का आदमी मतलब चुनाव लड़ रहा है। मगर उसका मनोबल इतना हाई है कि वो 50-60 अपने लोगों को लेके गलियों में जाकर मतलब लोगों से वोट माँग रहा है। आपको सर कितनी सीटों की जिम्मेदारी मिल गई? मतलब आप जैसे 5 जोन है, उसमें से एक जोन आपके पास है, आपके जोन में कितनी सीटें हैं? मेरे पास 12 सीट हैं। हम्म। तो 12 में मतलब हमने ज़्यादातर अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे टॉप क्लास के इधर वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को हमने मौका दिया है। क्योंकि लोग इस समय पैसे और पूंजीपतियों ने पूरा पैसा झोंक रखा है। यहाँ प्रत्याशियों को रोकना, उनको खरीदना, उनको पार्टियों तोड़ना, ये भी काम चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने बाहर के प्रत्याशी पे दाँव ना लगाकर अपने ज़िम्मेदार साथियों पे दाँव लगाया, जो लंबे समय से कोई मतलब 30 साल से काम कर रहा है, कोई 35 साल से काम कर रहा है। तो ऐसे लोग हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो सर, जैसा कि आपने कहा है कि इस बार मैं एक चीज देख रहा हूँ, सबसे खास चीज कि इस बार का जो प्रत्याशी बनाए गए हैं 69 सीटों पर बसपा जो चुनाव लड़ रही है। मैं देखता था कि मान्यवर साहब के समय में जब बसपा का उठा मतलब उठ रही थी बसपा, तो कोई बाजार से आ रहा है, कोई खेत से आ रहा है, कोई खलिहान से आ रहा है, कोई सड़क से आ रहा है, मतलब पता नहीं था कि कब कौन विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए। ठीक उसी फॉर्मूले पर इस बार भी मैं देख रहा हूँ, सीटों का वितरण किया गया है। बहुत सारे मैंने प्रत्याशी देखे हैं जो बहुत गरीब हैं और जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। बसपा ने उन सब लोगों को भी टिकट दिया है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्या बीएसपी फिर से पुराने वाले ट्रैक पे आ रही है क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा उसी ट्रैक पे रही है, मगर हम लोग हमारी नेता की ज़िम्मेदारी बनती थी कि भई जो हमारा कमज़ोर वर्कर है, उसे बचा के रखना है। तो जब बचा के रखना है, तो यदि हमारे पास कोई संपन्न आदमी आया, तो हमने उसे भी चुनाव लड़ाया है। उसके बीच में हमने अपने वर्कर को भी मतलब मौके दिए हैं, मगर उस समय मतलब जनसंख्या कम थी।
मगर इस बार मतलब जो ना हम लोगों ने दिल्ली देश की राजधानी में, क्योंकि हमारे समाज के बीच में जो हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप पूंजीपति को, ये पैसे वालों को ले आते हैं, फिर ये चुनाव लड़के भाग जाते हैं और जो हमारा वर्कर काम करता है वो ठगा सा रह जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये निर्णय किया कि भाई हम अपने वर्कर पे ही दाव लगाएंगे। और क्योंकि यदि वर्कर यहाँ टिका रहेगा, उसे काम करना है पूरे 5 साल, तो 5 साल काम भी ईमानदारी से करेगा। तो इसलिए हमने उन्हीं पे दाव लगाया और मतलब उसका एक बेहतर रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो लोग चुनाव लड़ाने में भी निपुण है। तो जब चुनाव लड़ाए हैं उन्होंने लंबे समय से, तो बढ़िया लड़ेंगे। तो वो मैं उनको देख रहा हूँ कि भाई वो गली गली में जाकर जहाँ जहाँ हमारे मतलब पुराने वर्कर हैं या हमारा जहाँ जहाँ समाज है, उनके उनके पास जानकारी है, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। और जो दूसरे लोग हम लोग चुनाव लड़ाते हैं, तो वो सोचते हैं यार इनका वोट तो मिल ही जाएगा, इनके पास इनके बीच में क्या जाना है। तो वो दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो उनको वोट देते नहीं है और अब हमारे लोगों को जाते नहीं है। अच्छा, मगर दूसरा एक चीज और सर है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें नेशनल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की दोनों की बात की जाए, जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है। और मैं कम से कम एक हफ्ते से लगातार दोनों पार्टियों के जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक कर रहा हूँ। मतलब अभद्रता की, अमर्यादाओं की और जो भाषा का स्तर होता है वो इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है। तो इन सब चीजों में मतलब जो सियासी रस्साकसी चल रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में खींचतान चल रही है, मीडिया बता रहा है कि दो ही लोगों के बीच में लड़ाई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ी पाती है, और बहुजन समाज पार्टी आप लोग अपनी जो लड़ाई है, मुख्य लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए हमारी तो लड़ाई क्लियर कट है कि हमारा नारा है कि इस देश के अंदर वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग 100 में से 90% जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम उसको कितना समझा पाते हैं और कितना वो समझ पाता है, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो हम लोग लगातार 5 साल उसको समझाने का काम करते हैं कि देखो आज़ादी के 77 साल बाद भी यदि इस देश के अंदर हमें फ्री के लालच से हमारा वोट लिया जा रहा है, तो ये यहाँ की सरकारों की नाकामयाबी है। और हम लोग किसी को मतलब जो है ना झूठा लालच या उसको जो है ना इस तरह की प्रलोभन देके उससे राजनीति नहीं कराते हैं। हम उनसे कहते हैं हम तुम्हें इस देश का शासनकर्ता जमात बनाना चाहते हैं। तुम इस देश के अपने पैरों के पर खड़े होकर अपने बलबूते पे देश की सरकार में अपनी हिस्सेदारी ले लीजिए। और जब सरकार में हिस्सेदारी लेंगे, तो जो आज माँगने वाले हैं वो कल देने वाले बनेंगे। तो हम इस समाज को देने वाला बनाना चाहते हैं। और बाकी जो लोग हैं, वो लोग उसको माँगने वाला बनाने की फिराक में हैं और माँगने वाला बना ही दिया है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री बोलता है अभी मतलब जब लोकसभा का चुनाव है कि मैंने 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन का इंतजाम कर दिया है। और इस देश की एक रिपोर्ट आती है कि यहाँ 23.5 करोड़ लोग जो है ना गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यानी लगभग 105 करोड़ तो इस देश के अंदर माँगने वाले बन गए। तो 135 करोड़ की जनसंख्या में यदि 105 करोड़ लोग जो है ना माँगने वाले हैं, तो इस देश की जो आज तक सत्ता चली है, तो उसकी नाकामी झलकती है ये तो। एजुकेशन का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। और जो मेडिकल की हालत है वो आप देख रहे हैं कि मतलब सरकारी अस्पताल में यदि कोई चला जाए, तो एक-एक बेड पे 4-4 लोग पड़े हैं। आदमी गया आराम करने के लिए होने के लिए, मगर वो करवट नहीं बदल पा रहा है वहाँ पर। तो ये सब कुछ देखने को और जो ब्रांडिंग की जा रही है दिल्ली में सब कुछ फ्री, अस्पताल, दवा और ये सब पूरा। नहीं, ये झूठ का पुलंदा है और झूठ बोलने में तो ये माहिर लोग हैं। मतलब एक झूठिया है तो एक महाझूठिया है। एक आदमी ने तो यहाँ शपथ पत्र दे के मतलब झूठ बोला है, हम्म। जिसने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मतलब किसी से समझौता नहीं करूंगा। अब उसके बच्चे भी जिंदा हैं और उन्हें पता है कि मतलब झूठ बोलने से कोई मतलब हमारा नुकसान होने वाला नहीं है और जनता को हम मूर्ख बना लेंगे, उसका वोट ले लेंगे। और उन्होंने उस काम को बाखूबी किया है। तो हम लोग झूठ की राजनीति नहीं करते, हम सत्यता के आधार पर लोगों को तैयार करके यहाँ मेंटली उसको तैयार करना चाहते हैं। और जो आदमी मेंटली तैयार हो गया, जैसे मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मैंने सन 82 में कांशीराम साहब को सुना, तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था और आज 43 साल हो गए मुझे काम करते हुए। ऐसा थोड़ी कि हमारे पास लोग नहीं आए होंगे। मैं इस पे सर आखिरी में सवाल पूछूंगा मान्यवर साहब से जुड़ा हुआ, लेकिन इसके बीच में क्योंकि बात चल रही इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, 1993 में दिल्ली को जो है विधानसभा का दर्जा मिला। उसके बाद 1993 के बाद 98 में चुनाव हुए, 2003 में हुए, 2008 में हुए। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं रुक रहा हूँ, 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास रच दिया था। दिल्ली के 14% से ज्यादा वोट पे बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा कर लिया था। तब उस समय दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दोनों डर गए थे। दोनों को लग रहा था कि 2008 के बाद जब अगला चुनाव होगा 2013 का,
तो उसमें बहुजन समाज पार्टी से सत्ता जो है बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उस बीच में 2013 में दिल्ली में दो चीजें आ जाती हैं, एक अन्ना का आंदोलन, दूसरा आम आदमी पार्टी। इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी कहाँ खो गई सर? बहुजन समाज पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था अब अगली सरकार बसपा की आएगी, क्या मतलब कैसे सब कमियां हो गई? आपसे इसलिए सवाल क्योंकि आप लोग बहुत सालों से बसपा से जुड़े हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने 14.6% वोट लिया, 2 हम लोगों ने विधायक जिताए, 5 हमारे सेकंड पोजीशन पर रहे और 53 हम लोग थर्ड पोजीशन पे थे उस समय। तब इनको लगा कि यदि यदि बीएसपी मतलब दिल्ली देश की राजधानी में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। तो एक प्लानिंग के तहत इन्होंने अन्ना को बुलाया यहाँ पर और ये आम पार्टी को क्रिएट किया। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया और एक आंदोलन के नाम से इन्होंने मतलब लोकपाल बिल लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब लोगों को पागल बनाने का काम किया। और उस समय मतलब लोगों को हम लोग सोचते थे यार ये मतलब क्या, मगर उस समय ये लोग जितने ये जो केजरीवाल की जो पार्टी है, ये एनजीओ के माफिया लोग हैं ये। तो इनके पेड वर्कर काम कर रहे थे, जो एनजीओ में इनके मतलब वर्कर थे वो लोग काम कर रहे थे। बैकडोर से मदद की जा रही है, बैकडोर फंडिंग। फंडिंग मतलब हो रही थी, विदेश से फंडिंग आ रही थी। एक-एक मतलब विधानसभा को एक-एक एनआरआई ने गोद ले रखा था। लोग कह रहे थे कि यार मतलब बिल्कुल आप एक एक विधानसभा क्षेत्र को एक एक एनआरआई नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। जी, एक-एक एनआरआई ने मतलब लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। वो लोग मतलब उसके लिए काम कर रहे थे, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे उसको। मगर हम लोग मतलब बात को समझ रहे थे, हम जान रहे थे। मैं नई दिल्ली उस समय लड़ा जहाँ से चुनाव लड़ रहा था। मैं बोलता था कि भाई ये बनिया है। हमारे लोग कहते नहीं साहब मतलब बनिया नहीं है। ये झाड़ू तो मतलब हमारे आदमी पकड़ता है, दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये 2 ही बनिए इस देश के अंदर हुए हैं। एक गांधी बनिया हुआ है, वो 4 दिन मतलब मंदिर मार्ग पे लेटा था। मुरीद हो गए लोग जो है ना कांग्रेस को वोट देते रहे। ये दूसरा बनिया हुआ है। इसने मतलब ये झाड़ू का मतलब जो है चुनाव चिन्ह लिया है और इसने मतलब मंदिर मार्ग से मतलब जो उनका वहाँ गुरु था चीमा, उससे मतलब जो है ना उद्घाटन करा के वहां से अपनी रैली शुरू की और उसने मतलब कांग्रेस से वोट छीनने का काम कर लिया। तो ये इन लोगों ने मतलब रणनीति इनकी प्लानिंग थी कि थर्ड ऑप्शन इस देश के अंदर ना पैदा हो जाए। तो इन्होंने मतलब एक प्लानिंग के तहत मतलब जो ना इस मूवमेंट को दबाने के लिए मतलब जो है ये पैदा, ये तीनों लोग एक ही थे, मतलब एक ही, आज भी एक है। लोगों को दिखाने का हमारा वोट लेने के लिए अलग अलग है, मगर ये तीनों एक हैं कि गरीब इस देश के अंदर थर्ड ऑप्शन जो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर बना रही थी, वो किसी भी तरह नहीं बनना चाहिए। ये इनकी हमेशा प्लानिंग रही है इनके कि भाई कांग्रेस की आ जाए तो बीजेपी मतलब अपना हिस्सा ले लेगी। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली में जब बहुजन समाज पार्टी अपना आधार जनाधार बढ़ा रही थी, तो उसी बीच में कहीं न कहीं जो है साजिश करके, षड्यंत्र करके बसपा के वोटर को बरगला लिया गया। बिल्कुल, ये 100% मतलब ये ना ये सत्यता है इसके अंदर कि उन लोगों ने प्लानिंग के तहत बीएसपी को पीछे किया है और तभी से मतलब क्योंकि हम मतलब कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर मतलब अम्बेडकरवाद को इस देश के पटल पर रख दिया। तो इन लोगों को लगा कि यदि गांधीवाद और मतलब जो है ना ब्राह्मणवाद खत्म हो गया और अम्बेडकरवाद देश के अंदर चल गया, तो मतलब फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तभी से इन्होंने फ्रीवाद शुरू किया है कि लोगों को फ्री मतलब का प्रलोभन देने का काम किया कि भाई हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। पानी तो पहले ही पी रहे थे लोग। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा गंदा यदि कोई पानी पी रहा है, दिल्ली का आदमी पी रहा है। बिजली हाफ कर दी उन्होंने। हाफ कैसे कर दी? पहले 2 महीने में बिल आता था, अब मतलब जो ना 28 दिन में बिल आ जाता है। पहले 2 महीने में एक बार सरचार्ज लगता था, अब 2 बार सरचार्ज चुकता है, मतलब जो 28 दिन में सरचार्ज लग जाता है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम है। तौर तरीके इन्होंने बदल दिए। नाक चाहे सीधे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, हाथ में नाक आनी है। तो ये लोग सिर्फ गरीब लोगों को बरगला रहे हैं और गरीबों के लिए इन्होंने एक रत्ती भर भी काम नहीं किया। यदि काम देखना है तो जब बहन जी ने मतलब सरकार अपनी बनाई थी, तो गरीबों के लिए कैसे काम होता है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो मतलब जो ना आपके मतलब नौकरी के मामले में हो, चाहे लोग गरीबों को मकान बांटने के मामले में हो, चाहे अन्य मतलब और जो सुविधाएं मतलब जो ना गाँव देहात में दी जाती हैं, मतलब किस तरह बहन जी ने दी उसको देखने के लिए उदाहरण है मतलब जो ना। तो हमारे साथ राजा राम सर हैं। राजा राम सर के पास भी एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। 5 जोन बीएसपी की तरफ से बनाए गए हैं बहन जी की तरफ से। उसमें से अभी मैंने जो बात की थी वो सीपी सिंह सर से बात की थी। एक जोन उनके पास है और एक जोन राजा राम सर के पास है। सर आपके पास जो जोन है उसमें कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हम लोगों के पास है। हम दोनों मिल के इस जोन में चुनाव लड़ा रहे हैं, कैंडिडेट दिए हैं बहन जी के उस पे, तो इसलिए 12 सीटें हैं। तो अच्छा 12 सीटों पर जो है क्या मतलब कैसे एक तरफ आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना लेकर के आई,
दूसरी तरफ बीजेपी भी कह रही हम भी पैसा देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 देंगे, फिर कांग्रेस वाले कहे हम 2500 देंगे, भाजपा वाले आ गए बोले 2500 हम भी देंगे। तो सब तरफ से तो पैसा बंट रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं रणनीति बनाने? देखिए इसमें हमें लगता है कि जो स्वस्थ लोकतंत्र की जो बात हम लोग करते हैं, हमें लगता है इसमें चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए या संज्ञान लेना चाहिए। अगर हम चुनाव के समय पे किसी को कहते हैं कि हम 5100 देंगे, कि कहता है 2500 देंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के वोटों से सरकार बनाना चाहते हैं, या हम पैसे से खरीद के सरकार बनाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी, हम लोगों ने, हम भी 93 से हम लोगों ने दिल्ली में काम किया है, और झुग्गियों में जाके, गलियों में जाके 300 घरों, 350 घरों में तो माननीय कांसीराम साहब को लेके चले गए, झंडे लगवाए, उस समाज को तैयार किया। और उस समाज को तैयार करके जो अभी सीपी सिंह जी ने कहा कि हम 14%, 14.5% वोट ले आए, 17 पार्षद ले आए, 2 विधायक ले आए, हम इस पोजीशन में जब पहुँचे तो फिर इन लोगों ने वो तमाम वो हथकंडे अख्तियार किए जिसमें इन्होंने वोट को तोड़ना या खरीदने का काम किया। सारी सुविधाओं से मरहूम किया इन्होंने दलितों को, झुग्गी वासियों को, गरीबों को। और जब एकदम होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, एक हमारी तरफ कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन लिया दिए कि न उनके पास रहने के लिए कुछ झुग्गी भी नहीं। तो आप लोगों ने जाना कि सुंदरीकरण के नाम पे झुग्गी को तोड़ देते थे, जबकि वो नाले के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, मतलब अगर बद से बदतर जिंदगी अगर कहीं, तो वहाँ वो बसर कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी नहीं जीने दिया लोगों ने, उनको मजबूर कर दिया। और मजबूर की हालत ये हुई कि वो आदमी जिंदा रहने के लिए इनके चक्कर में आया है। तो आज की सिचुएशन ये बनी हुई है कि उनको हर चीज़ से मरहूम करके अब उनको फ्री वाला राशन हो गया, या हम कहें मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, हम कहें 2100 रुपये के नाम पे। और हमें लगता है कि आप लोगों ने तो कई स्टेट देखा होगा, पंजाब वंजाब हम भी देखे हैं, 1000 रुपये की घोषणा कर रखा है और आज तक नहीं मिला। और अगर हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद बनने का भी मौका मिला, 2 बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। बहन जी सीएम बनी तो उनका पीआरओ बना तो मिनिस्टर रैंक भी मिल गया मुझे। माननीय बहन जी, जब उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने तो बार बार प्रचारित किया है ना, वोट को प्रलोभन दिया है, खरीदा। उसी से मैंने कहा कि लोकतंत्र में अगर स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो तो उसके लिए चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए। हमारी नेता ने कभी प्रलोभन नहीं दिया। माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि लोकतंत्र में तुम्हारे वोट की इतनी ताकत है कि तुम इन सबको देने के बजाय अपने बीच के साथी को चुनाव लड़ाओ और जिताओ, और इनके सामने हाथ फैलाने वाले नहीं बल्कि देने वाले आप लोग बनो। और वो काम करके दिखाया, 4 बार सरकार बनी। और हमें लगता है कि अगर आप लखनऊ से आते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि गरीबों के लिए किस किस तरह की योजनाएं चलाई। तो असल में पटल पे जो इम्प्लीमेंट कराने का काम किया वो हमारे नेता ने किया। यहाँ तो लोकतंत्र में मजाक किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है कि अच्छा, दूसरा सर एक चीज और है, जैसे अभी आपने बताया बसपा की सरकार जब 4 बार रही तो बसपा में सामाजिक परिवर्तन के भी काम हुए और विकास के भी बहुत सारे काम हुए। लेकिन अभी क्या है ना, अभी जैसे बसपा एक बार 2008 में 14-15% वोट लेकर के आई, फिर यहाँ के वोटरों को जैसे आपने बताया कि बरगला लिया गया उनको फ्री की रेवड़ियों के नाम पर। फिर आपने बोला कि जब जैसे अभी जो घोषणाएं हो रही हैं तो इन पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बसपा अगर इसी तरीके से उसूलों और सिद्धांतों के नाम पर चुनाव लड़ती रहेगी और उसका जो वोटर है वो कहीं और दूर चला जाएगा, तो सियासी तौर पे तो बसपा को नुकसान हो रहा है ना, तो इसका काट कैसे निकाली जाए, इसका तोड़ क्या है? बसपा को भी जो है कहते हैं कि कांटे से कांटा जो है निकालने के लिए या लोहे को काटने के लिए लोहा इस्तेमाल होता है, तो बसपा उस तरीके में क्या अपनी राजनीति में कुछ बदलाव करेगी या फिर उसूलों सिद्धांतों के नाम पर अपना नुकसान झेलती रहेगी? हमारी तरफ एक कहावत है कि काठ की हाड़ी एक बार ही चढ़ती है, 2 बार 3 बार नहीं तो चढ़ती, एक बार। इनका तो 3 बार चढ़ चुकी है ना दिल्ली। अब वही मैंने कहा कि अब लास्ट चल रहा, अंत है। और हम लोग बार बार एक चीज कहते हैं कि इस समाज को हम भिखारी नहीं शासक बनाना। जैसे हमारे जैसे लोग, हमने कहा ना कि हम लोग भी गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन गरीब परिवार को माननीय कांसीराम साहब, माननीय बहन जी ने यहाँ तक पहुँचाया
तो ठीक है, बीच में होता है कि परिवार के भी सदस्य कुछ भाग जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को दिल्ली में लगाया है, तो कोशिश यही है कि उनको अगर बहके भी या थोड़ा ट्रैक बदला है, तो हम उनको कन्विंस करें, उनको बाबा साहब या हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जिसके बाद दौलत चाहे हमें पढ़ने का, शिक्षा का या नौकरी का या राजनीति में आने का, ये सब जो मिला है, तो हम उनको यही बता के अभी जैसे हमने कहा ना कि तिलक नगर से हम लोग आ रहे हैं। अभी हमारा साथी को हम लोग लेके घर-घर में गए हैं और हमें केवल ये तो कह रहे हैं ना कि हम ₹1000 देंगे, लेकिन हम तो ₹1000 नहीं, हम तो वोट माँग रहे हैं और साथ में 100-100 रुपए भी मिल रहे थे हमें, हमारे कैंडिडेट को ये भी। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे फिर हम उस को ज़िंदा करने में लगे हुए हैं कि तुम्हारा भला 5 किलो राशन से या ₹1000 से नहीं होगा, 2000 से नहीं होगा। अगर आपको आपका भला होगा, सम्मान मिलेगा, तो आप स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करो और अपने बीच के साथी को बीएसपी से ले आओ। अच्छा, दूसरा सर ये चीज़ है कि 2020 में जो है पिछले वाली विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें शायद 1% के आसपास बसपा का वोट आके टिक गया था। 2008 में 14, फिर उसके बाद का जो लास्ट चुनाव पिछली बार हुआ 20 में 1% आके टिक गया। तो अब इस बार चुनाव में आप लोगों को, हालांकि ये तो तय है कि बसपा को बहुत मेहनत करनी है अभी फाइट में आने के लिए, सीटें जीतने के लिए, वोट शेयर अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए। आप लोग अपना जो है टारगेट है वो क्या लेकर के चल रहे हैं, ताकि हमें जो दर्शक देखते हैं कि उनको कम से कम ये पता चले कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जो चुनाव लड़ रही, उसमें आप लोग टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? देखिए, अभी जो बातें हम कह रहे थे कि अगर 5 ज़ोनों में डिवाइड किया गया दिल्ली को और पाँचों ज़ोनों में जो टॉप के बीएसपी के करीब रहे हैं, शुरुआती दौर के लोग रहे हैं, उनको लगाया गया, तो कहीं न कहीं हमारे नेता ने एक्सरसाइज़ इसी ग्राउंड पे किया है, इसी बेस पे किया है कि हमें दिल्ली में फिर वो स्थिति बना लेनी है जो पीछे 14% या 16% था। अब 14% 16% आएगा तो स्वाभाविक है कि सीटें जीतेगी। तो इतना इस बार ले आएंगे तब तो सरकार में शामिल हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमारा मकसद सरकार में शामिल होना नहीं बल्कि सरकार चलाना, और जब तक हम सरकार नहीं चलाएँगे, तब तक हम गरीबों का भला नहीं कर पाएँगे। और 15 जनवरी को बहन जी ने बर्थडे पे आकाश जी से बोला था कि हमको जो है इस बार बर्थडे में गिफ्ट चाहिए दिल्ली में अच्छी जीत को लेकर के। तो गिफ्ट में कितनी सीटें लगभग मिलनी है इस बार? देखिए, बहुत कुछ तो 5 तारीख को और 5 को जो आएगा वो 8 को सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने जब टिकट बँटवारे में बैठे, तो मुझे लगता है रेयर ही कोई ऐसा मिला होगा जो कहा होगा साहब हमें टिकट दे दीजिए, हम चुनाव हार जाएँगे। ऐसा कोई नहीं मिला। उसने कहा साहब हम आपको 100% सीट जीतेंगे, क्योंकि वो इस ग्राउंड पे कहता था कि साहब अगर समाज हमारा इतना ज़्यादा संख्या में है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप लोग हमारे साथ थोड़ा उन घरों में चलें। तो ऐसे में हम तो ये कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन जाए कि बीएसपी के बगैर दिल्ली में कुछ ना हो। इसलिए गणित तो 8 को पता चलेगा, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि हमारे बगैर दिल्ली में कुछ ना हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो एक आखिरी सवाल और सर से करेंगे। इस समय बहुजन समाज पार्टी की जो है वोट शेयर लगातार गिरता चला जा रहा है, और सर जो दोनों लोग हैं ये मिशनरी लोग हैं। दरअसल ये लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता, सिर्फ पदाधिकारी नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है कि ये मिशन और विचारधारा की पार्टी है, उसी मिशन के ये लोग हिस्सा हैं। मान्यवर साहब के साथ भी सर लोगों ने काम किया है। एक चीज बताइए सर, उस समय जैसे आप लोगों ने, हम लोग तो बहुत, मतलब अभी हम लोग आपके सामने बच्चे हैं, आप लोगों ने बहुत पहले से बसपा में काम किया है, और बहुजन समाज पार्टी जब यूपी में 4 बार सरकार बनी, फिर उसके बाद 19 से 21 तक सांसद हुआ करते थे, तब ये चर्चा चली कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है बहुत जल्दी दिल्ली पर कब्जा कर लेगी। उसी बीच में हालात दिल्ली में जो लोग बैठा करते थे खराब हुए, बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया गया। हाथी जो है अन्य स्टेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, दूसरे राज्यों में सीटें आने लगी थी। जो दूसरी विरोधी पार्टियां थी उनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन तब मान्यवर कांसीराम साहब का आशीर्वाद था बसपा में। अब मान्यवर साहब नहीं है, पूरा दारोमदार बहन जी के ऊपर है। तब से लेकर आज तक की इस यात्रा को, मतलब आप कैसे देखते हैं, बदलाव क्या आया है और बसपा का डाउनफॉल क्यों हो रहा है लगातार? नहीं, देखिए कांसीराम साहब के जाने के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी है। 2007 2007 से 2000 मतलब जो है ना 12 तक सरकार चली है। उसके बाद मतलब पहले जो हमारी 3 बार सरकार बनी, जो 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने की सरकार बनी,
तो इन लोगों को लगा कि यकायक सरकार बनी है। मगर जब 5 साल की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बन गई तो सबके कान खड़े हुए। और आप आंकड़ा निकाल के देखिए, फिर सारी पार्टियों ने मिलकर बीएसपी को हराना शुरू किया है। तो ये डाउनफॉल, एक तो इसका कारण ये भी है कि भाई सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव बीएसपी अगेंस्ट लड़ते हैं, इंटरनली वो मिल जाते हैं। जहाँ बीएसपी जीत रही है तो वहाँ मतलब ना बाकी 3 पार्टी की जमानत जब्त होती है, एक सेकंड पोजीशन में रहती है। तो इस तरह की पोजीशन आपको देखने के लिए मिली कि भाई उन लोगों ने और उसके बाद फिर दुष्प्रचार उन्होंने मतलब किया कि और बहुत सारा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता बनने के चक्कर में कुछ लोगों ने पार्टियां भी अलग बना ली, अलग अलग संगठन बना के संघर्ष करने लगे। नहीं देखिए उनका उन्होंने सारे मतलब जो भी राजनीति में साम दंड भेद की नीति उन्होंने अपनाई है। उन्होंने जब उनको लगा कि 22.5% वोट जो है ना बीएसपी का किसी भी तरह हिला नहीं हिल रहा है, तब उन लोगों ने मतलब जो ना दूसरे मतलब ऑप्शन भी ढूंढे। तो हमारे समाज के लोगों की पार्टियां बना बना के उनको मतलब जो ना यहाँ चुनाव लड़ा है। अब एक बावन मेश्राम नाम का एक आदमी है जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, महाराष्ट्र में कौन सा नहीं जिता सकता है, मगर जहां जहां बीएसपी मजबूत है वहां जाके वो चुनाव लड़ाता है। अभी एक और मतलब जो ना पैदा कर दिया है। तो ये इन लोगों ने फिर छोटी छोटी यानी यदि वोट हिल नहीं रहा है तो फिर समाज ने मतलब बाबा साहब ने कांसीराम साहब ने कहा था कि यदि हम जितने छोटे छोटे संगठन बनाएंगे और जितने छोटे छोटे दल बनाएंगे उतना ही समाज के लिए नुकसान होगा। बाबा साहब ने उस समय कहा था कि एक दल होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए और उसके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी है तो यदि हम सारे लोग ताकत लगाकर एक ही पार्टी को मजबूत करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है ना समाज को देखने के लिए मिलेगा, उसका लाभ समाज को मिलेगा। मगर अब छोटी छोटी अब लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल ली है कि भाई हमें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या हमें सीधे मतलब काउंटर करना है, मतलब नेता मतलब जो आदमी आज राष्ट्रीय पार्टी बना के बैठा है उसे ही खत्म करना है। तो ये मानसिकता जब लोगों में क्रिएट की गई है और करवाई गई है तो तब से मतलब जो ना लोगों में एक मतलब जो ना थोड़ा सा बिखराव आया है। तो जब ताकत बढ़ेगी तो मतलब कुछ ना कुछ का अंतर हो। और 1-2% से मतलब सरकारें गिरती हैं और 1-2% से सरकारें बनती हैं। तो यदि 1-2% भी मतलब कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका नुकसान फिर पूरा समाज झेलता है। तो ये कई कारण है जिससे मतलब जो ना, मगर फिर भी जिन लोगों को साहब ने और बहन जी ने तैयार किया उनका मनोबल कल भी हाई था, आज भी हाई है और कल भी रहेगा। वो इस लड़ाई को समझ चुके हैं कि हमारी मेन लड़ाई क्या है। और साहब ने तो भी कहा है भी कि मतलब जो ना एमपी एमएलए बनना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद देश के अंदर साहु फूले और जना अम्बेडकर के मूवमेंट को देश के अंदर चलाना है। तो वो हमें इस मूवमेंट को चलाना है। तो जब ये मूवमेंट जिंदा रहेगा तो एमपी एमएलए तो कभी सरकार तो कभी बन सकते हैं। मगर लोगों को अब यही है कि भाई हम एमपी बन जाए एमएलए बन जाए तो इसी से हमारा भला हो जाएगा। तो निजी स्वार्थ के लिए तो मतलब कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। मगर यदि वो समाज की लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसे फिर एक मूवमेंट खड़ा करके मतलब पूरे देश मतलब देश में अपने समाज को लाभ देने की बात करनी होगी। तो ये लाभ मतलब है ना एक मूवमेंट के जरिए दिया जाता है। इंडिविजुअल कोई भी आज तक ना पहले दे पाया है और ना मैं तो बाबा साहब की कोटेशन समझिए तब मैं तो पूरी जिंदगी उस पर लगाने का काम किया है कि अन्य स्वर्ण राजनीति दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह जो लंबित हो सकते हैं लेकिन ताकतवर नहीं। दूसरे दलों में बहुत नेता हुए हैं, उनकी क्या गत हुई है, क्या गत होगी और क्या हो आज तक होती रही है। तो अभी दिल्ली देश की राजधानी में तो एक आदमी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा कान पकड़ के बाहर निकाल दिया और वो आदमी आज भी मतलब जी ना उन्हीं ताकतों को मजबूत करने में लगा है। तो इस समाज की नालायकी है मतलब जी ना, क्योंकि यहाँ तो आपको मतलब जी ना खुद कुआं खोदना पड़ेगा तब पानी पीना पड़ेगा। वहां तो एक भीड़ का हिस्सा बनना है कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस खड़े हो जाओ, तुम्हारे सारे संसाधन तुम्हारे इंतजाम हो जाएगा। तो वो इंतजाम के चक्कर में है, हम इस देश के अंदर सत्ता के इंतजार में है कि इस समाज को कैसे हम सत्ता दिला पाए। तो लड़ाई सत्ता की और मांगने की है। तो जिस दिन मांगने वाले मतलब जो ना देने वाले बन जाएंगे तो उस दिन इस देश के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जो मेन लड़ाई है सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर इस देश के गरीबों लोगों को बराबर करना है। मगर यहाँ तो लोग एमपी एमएलए के चक्कर में हैं, उन्हें ना समाज की आर्थिक स्थिति की चिंता है, ना सामाजिक स्थिति की चिंता है। उन्हें चिंता है कि मैं एमपी एमएलए कैसे बनूं और कैसे मतलब जो ना मैं पार्लियामेंट में जाऊं, कैसे विधानसभा सदन में पहुंचूं। तो ये लड़ाई लोग लड़ रहे हैं
और जब तक ऐसे छोटे-छोटे दल ऐसे लड़ते रहेंगे, तब तक इस समाज का नुकसान होगा। तो मेरी तो आपके चैनल से ये मतलब अपील है कि मतलब जो है लोगों को समझना चाहिए, और एक पहाड़ जो आपका बन गया है, एक इतना बड़ा मूवमेंट आपका जो खड़ा है, सब लोगों को मिलकर इसको मजबूत करना चाहिए, और दुश्मन नहीं तो अपने मतलब जो उसकी वो है चाल में वो कामयाब हो जाएगा, और हम लोग यदि मूवमेंट को पीछे जाता है, तो पूरे समाज का इसमें मतलब जो है ना नुकसान है, और आने वाली पीढ़ी मतलब जो है इसको जब देखेगी, तो लोगों को मतलब जो है ना उस समय आकलन करेगी कि किस आदमी ने लायकी की और किन लोगों ने नालायकी की, तो इतिहास लिखा जाएगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग आज मूवमेंट को चला रहे हैं, तो उनका इतिहास में नाम आज नहीं है तो कल आएगा। तो लोग देखेंगे भी इन लोगों ने इस समाज को बचाने के लिए काम किया। तो अपील है कि भई सब लोग मिल के काम करें, तो ज़्यादा इसका बेहतर रिज़ल्ट आएगा। धन्यवाद सर। तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से, बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है। मेरी कोशिश थी कि उन लोगों से बातचीत की जाए, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को इस बार 2008 जैसी चमत्कारिक जीत दिलाने के लिए पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, वो यही लोग हैं। उम्मीद है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बिखर गया है, लोभ और लालच में जो लोग इधर-उधर चले गए हैं, वो फिर से एक झंडे के नीचे, एक पंडाल के नीचे, एक बैनर के नीचे फिर से वापस आएंगे और बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना खोया हुआ जनाधार वापस करेगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।